आज का हमारा जो लेसन है उसका अनुमान है ठाठ की तारीफ, यानी डेफिनेशन ऑफ ठाठ। आपके ख्याल के मुताबिक जो ठाठ है उसकी क्या मीनिंग हो सकती है? कोई आइडिया? बड़े सुर लगाना। ठाठ मतलब ये कि छे के ये ना ठाठ सके केना जी रवानगी था केना जी यानी रोबदार रोबदार आवाज तो आप क्या कहते हैं? ठाट का मैंने सर मेरे हिसाब से तो ये कि राग में जैसे ठाट होता है, कोई जो राग होता है वो ठाट से है, तो ठाट ही कह लो कि उस ठाट की पैदावार होती है, उससे निकलता है। ये कौन ठाठ भाषा मतलब ठाठ भाषा। मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि हर लफ्ज़ की दो किस्म की मीनिंग्स होती है। एक लुग़वी यानी जो लुगत में मिले, जो डिक्शनरी में मिले, एक इस्तिलाही लुग़वी यानी मफ़हूम, उसका लफ्ज़ का मफ़हूम, और एक इस्तिलाही यानी मतलब या मकसद। दो किस्म की मीनिंग्स होती हैं, एक लुग़वी और एक इस्तिलाही। अब ये जो लफ्ज़ ठाठ है उसकी लुग़वी माना जो है वो है दरिया। दरिया समझ आई आपको? यानी डिक्शनरी में अगर हम ठाठ को ढूंढेंगे तो हमें क्या मीनिंग मिलेगी? दरिया। दरिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौसीकी का दरिया से क्या ताल्लुक? मौसीकी को तो सुरों की दुनिया है ना, उसको दरिया से क्या ताल्लुक है? हाँ, दरिया का काम क्या होता है? दरिया से क्या निकलती है? नहरें। फिर नहरों से क्या निकलता है? तालाब बनते हैं। उससे क्या निकलता है तालाब से? स्टोरेज किसी भी छोटे छोटे जो घरों में बिल्कुल इसी तरह ठाठ जो होता है एक बहुत बड़ा रागों का मंबा होता है। मंबा समझते हैं? कॉम्बिनेशन कह लें। उसमें से कई किस्म की नहरें निकलती हैं, वो इसके राग हैं। फिर उसमें से तालाब निकलते हैं, यानी फिर छोटी छोटी बंदिशें उनकी निकलती हैं। लेकिन अगर इसका इस्तिलाही माना में मतलब लिया जाए तो फिर दरिया तो उसकी लुग़वी माना बनता है, लेकिन इस्तिलाही माना है ग्रुप। क्या? ग्रुप, या उर्दू में इसको अगर हम कहना चाहें तो इसको कहेंगे हम जत्था। यहां तक बात समझ में आई कि ग्रुप या जत्था। अब ग्रुप या जत्था, इस बात को समझने के लिए हमें एक मिसाल देनी पड़ेगी। आपके दादा का नाम क्या है? नाम याद नहीं उनका। आपके दादा का नाम क्या है? मोहम्मद इसाक। मोहम्मद इसाक के कितने बेटे थे? उसके 3 बेटे थे। उसके जो 3 बेटे हैं उनकी औलाद कितनी है? उसके कुल मिला के अंदाजन तकरीबन कोई 25 के करीब। मर्द औरतें मिला के, यानी आपके दादा एक थे, उसमें से फिर उनके 3 बेटे हुए, ठीक है ना? हर बेटों को आप अगर 7 के हिसाब से ही ले लें, हर बेटों को बेटे और बेटियां मिला के 7 औलादें हुई, तो ये कुल मिला के 21 बनते हैं। तो ये जो है इस ग्रुप के 21 लोग हैं, इस एक आदमी से मुंसलिक जो आपके दादा है। इस ग्रुप के 21 आदमी, वो फिर नस्लों के हिसाब से आपकी दादा की औलाद में से 21 लोग हुए। तो इसी तरह से मौसीकी में 10 ठाठ होते हैं। कितने? 10 ठाठ होते हैं।
यानी इसका मतलब है 10 ग्रुप्स। सही। ये ग्रुप्स होते हैं। मिसाल के तौर पर वो 10 ठाट क्या है? भैरवी, कल्याण, असावरी, भैरव, बिलावल, कमाच, टोड़ी, पूर्वी, भैरव, बिलावल, कमाच, काफी, ये मारो। ये 10 ठाट है मौसीकी के। 7 नंबर पे क्या था? 7 नंबर पे टोड़ी। ये मौसीकी जो सारी ईस्टर्न संगीत जिसको हम शास्त्रीय संगीत बोलते हैं या जिसको हम क्लासिकल संगीत बोलते हैं या हमारी जो उर्फ आम में ये जो मौसीकी है वो सारी इन 10 ग्रुप्स के अंदर बंद है। और ये 10 के 10 ग्रुप जो हैं उससे बाहर कोई भी चीज नहीं है। मिसाल के तौर पर आप भैरवी को ले लें तो भैरवी जिस ग्रुप में अब हम रखते हैं भैरवी, तो इससे मिलते जुलते या इससे बने हुए इस ठाट से जो भी राग होंगे वो इसी ग्रुप के राग होंगे। मतलब मालकोस हो गए, ये भैरवी ठाट का। इसी तरह मैं मुख्तसर समझाऊं, दूसरा ठाट ले ले कल्याण, इसका भोपाली और एमन, दूसरी भी मिसाल दे देता हूं। इसी तरह से ये जो 2 राग हैं वो कल्याण के ग्रुप में हैं। सही। अब पता ये चले कि ठाट तो 10 हैं, ये तो है उनकी तादाद, लेकिन ठाट की डेफिनेशन अभी भी क्लियर नहीं हुई। तो ऊपर सर ये भैरवी ठाट है, इसको अक्सर लोग राग कह देते हैं, हाँ, तो बहुत सही अच्छा, कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो भी ठाट होता है उसका पहला राग उसी ठाट पे होता है। सही। अच्छा अच्छा। जिस तरह भैरवी ठाट है ना, तो उसका पहला राग खुद भैरवी होगा। ठीक है। कल्याण ठाट है तो उसका पहला राग खुद कल्याण होगा। ठीक। मारवा ठाट है तो उसका पहला राग खुद मारवा होगा। इसी तरह से अभी ठाट की डेफिनेशन अभी बाकी है। ठीक। अब मैंने आपको बताया कि सुर कितने सुर हैं टोटल मौसीकी में? 10 ना, 7 सुर है। 7 सुर है। 7 सुर है ना, ठाट 10 हुए। 7 सुर जो हैं, 7 सुर जो हैं जिस राग में भी लगेंगे तो उसको मौसीकी की टर्मिनोलॉजी में हम उसको बोलते हैं संपूर्ण। संपूर्ण। क्या? संपूर्ण। हाँ। संपूर्ण। हाँ, इसका लफ्ज जो है ना प्रोनाउंसिएशन इस तरह होगा, संपूर्ण। संपूर्ण गलत है, गलत है। सही। संपूर्ण कहना, जिस तरह हम फर्क जो तो है उसको कहते हैं फर्क। ठीक ठीक ठीक। फर्क, ये फर्क कहना ये गलत है। यह है संपूर्ण। और 6 सुरों वाले जितने भी राग हैं इसको कहेंगे खाडो, और 5 सुरों के जितने भी राग हैं उसको कहेंगे ओडो राग। पिछले सबक में मैंने बताया था कि सुरों का चढ़ना और उतरना यानी आरोही और अमरोही, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आरोही में सुरों की तादाद कुछ होती है, अमरोही में सुरों की तादाद कुछ होती है। ठीक। जिसकी आरोही में 6 सुर और अमरोही में 7 सुर होते हैं उसको हम बोलते हैं खाडो संपूर्ण। खाडो संपूर्ण। सही। जिसमें 5 सुर और 7 सुर होते हैं इसको बोलते हैं ओडो संपूर्ण। सही। जिसमें 7 और 7 दोनों सुर होते हैं आरोही अमरोही में उसको बोलते हैं संपूर्ण। समझ आया? सिंपल। सिंपल संपूर्ण यानी 7 सुर। ये बात याद रहे कि कोई भी राग 5 सुरों से कम का नहीं नहीं होता। होता। सही।
कम से कम 5 सुर उसमें होंगे। जरूर लगेंगे। अच्छा, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो ग्रुप जिससे ये इतने राग निकलते हैं उसके लिए संपूर्ण होना लाजमी है। बिल्कुल। ठाठ जो भी होगा वो दोनों तरफ से संपूर्ण होगा, यानी आरोही में भी अमरोही और अमरोही में भी। आरोही और अमरोही यानी सुरों के उतरने में चढ़ने में ये साथ साथ सुरों का होगा। अगर आरोही में या अमरोही में कोई एक सुर भी कम होगा तो वो कोई राग तो हो सकता है लेकिन वो ठाठ ठाठ की नहीं होंगे। शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, क्योंकि इसका मुकम्मिल होना इसलिए भी लाजमी है कि बाद में जो उससे राग निकलने हैं वो उन सबको कवर कर सके। सही सही। अगर खुद ही नामुकम्मिल होगा सही तो आगे कोई मुकम्मिल राग नहीं दे पाएगा। सही। तो ठाठ की बुनियादी शर्त यह है कि मुकम्मिल संपूर्ण हो। मुकम्मिल संपूर्ण इसको बोलते हैं जिसमें आरोही अवरोही दोनों तरफ से संपूर्ण। सही। 7 सुर लगा। हाँ, एक राग होते मिसाल के तौर पर राग भाग्यश्री है, वो ऑटो संपूर्ण है, यानी जाते हुए 5 सुर लगते हैं, आते हुए 7 सुर लगते हैं। वो मुकम्मिल संपूर्ण नहीं, संपूर्ण है। दरबारी राग जो है वो संपूर्ण राग है, 7 सुर लगते हैं, लेकिन विक्र है। अब ये एक और नई टॉपिक छिड़ गई। विक्र एक जो है वो टर्म है जिसका मतलब है बेतरतीब। बेतरतीब, जिस तरह जिगजैग रास्ते होते हैं ना, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताएं कि ठाठ की क्या शर्त है, शायद आप बताएं। सर जिसमें कम से कम 7 सुर जो है वो पूरे लगते हैं। पूरे के पूरे 7, कम से कम नहीं होते ही 7 सुर हैं, पूरे के पूरे 7 सुर लगते हैं, दोनों तरफ लगते हो, चढ़ाव में भी और उतार में भी, आरोही में भी और अमरोही में भी। आरोही और अमरोही यानी सुरों का चढ़ना और सुरों उतरना। और जो भी ठाठ जो है वो 7 सुरों की शर्त को पूरा नहीं करता वो ठाठ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ठाठ का मतलब क्या है, वो उसकी मीनिंग है। जो संपूर्ण है मतलब नहीं, ठाठ का मतलब क्या है, ग्रुप। एक ग्रुप, मिसाल के तौर पर पूर्वी एक ग्रुप है। अब इसमें से निकलेंगे पूरिया कल्याण, पूरिया धनाश्री, इसी तरह से मारवा एक ग्रुप है, ठीक है ना। उसमें से खुद मारवा निकलेगा और पूरिया निकलेगा, राग पूरिया, सोनी निकलेगी, इसी तरह जी। सर जैसे ये भैरवी में ये ठाठ तब होगा जब इसमें 7 सुर कंप्लीट लगे, आरोही भी और अमरोही भी। इसी तरह से मारवा जो ग्रुप है, हाँ, या पूर्वी जो ग्रुप है, पूर्वी, इसमें भी जो है ना 7 सुर पूरे लगेंगे, संपूर्ण होगा। बिल्कुल। आरोही भी अमरोही, लेकिन कंपोजिशंस अलग होंगी, क्योंकि जो तीवर और कोमल जो है ना, हाँ, उनके फर्क से राग चेंज होंगे। सही। हर में 7 सुर एक जैसे नहीं लगेंगे, फिर तो ठाठ एक ही होगा, एक ही रह जाएगा। हाँ, उसकी कंपोजिशन अलग होगी। मिसाल के तौर पर काफी ठाठ है, तो काफी एक ग्रुप है। इसके मिसाल के तौर पर आप राग ले लें, भीम प्लासी हो गया, मधुवंती हो गया, भाग्यश्री हो गया, भीम प्लासी हो गया, भाग्यश्री हो गया, तिलिंग हो गया। ये मतलब इसकी ऐसी कई मिसालें दी जा सकती हैं, सैकड़ों राग है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कि हर ग्रुप में अपने अपने अलग अलग राग हैं। तो इसी तरह से पिमाच है, इसी तरह से जो है ना वो बिलावल है। तो ये ठाठ की तारीफ हो गई। अब आप में से मुझे कोई बताएगा कि ठाठ की मीनिंग क्या है? कौन बताएगा ठाठ की मीनिंग क्या है? ठाठ की मीनिंग है स्वरों का कॉम्बिनेशन या स्वरों की दर्जाबंदी। दरिया
दरिया से क्या निकलते हैं? तालाब, नहरें, नहरों से- ब्रांचेस निकलती हैं, उनसे फिर तालाब बनते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह से जो ठाठ है उनमें से राग बनते हैं, रागनियां बनती हैं, ठीक है ना। फोक यानी लोक राग बनते हैं ठाठ से। फिर इसी तरह से जिस तरह दरिया से नहरें निकलती हैं, तालाब निकलते हैं, इससे राग और रागनियां निकलते हैं। वो अलग बात है कि देखें, मिसाल के तौर पर इजिप्ट का मशहूर दरिया कौन सा है? नील। उसमें से जो ब्रांचेस निकलती होंगी उनके नाम अलग होंगे, सही क्योंकि वो दरियाई अलग है। सही और दरियाए सिंध जो है, उससे जो ब्रांचेस निकलती हैं उनके नाम भी डिफरेंट अलग अलग होंगे, उनकी सिचुएशन भी अलग होगी। सही यानी वो यहाँ पे सिचुएटेड हैं और वो वहाँ पे उनकी सिचुएशन भी अलग होगी। इसी तरह से ये जो 10 के 10 ठाठ हैं, ये अलग 10 ग्रुप हैं। तो इनकी कैफियत, इनका बर्ताव, इनका चलन, इनकी पकड़, सब इनकी change सरगर्मी सब चेंज है बिल्कुल इस हिसाब से। वो आगे के असबाब में आपको सुनाएंगे, सही ठीक है ना। तो फिर एक तरह से इसको दोहरा देते हैं कि मैं आपको फिर इशारा कर दूं कि मीनिंग जो होती है ना, वो 2 किस्म की होती है। सही एक लुग़वी होती है, यानी वो चीज़ हमें डिक्शनरी में मिलेगी, लुगत में मिलती लुगत में मिलेगी। लेकिन जो लुगत में नहीं मिलेगी उसको हम इस्तिलाहन उसकी माना निकालेंगे। मिसाल के तौर पर बच्चा जब रोता है ना, बच्चा जब रोता है तो उसकी डिक्शनरी में कोई मीनिंग नहीं मिलेगी, बिल्कुल पता नहीं वो कैसे रो रहा है, लेकिन माँ मतलब समझ रही होती है। सही माँ मतलब भी समझ रही होती है, बाप भी समझ रहा होता है, और डॉक्टर भी समझता है कि ये रोना किस किस्म का है। भूख वाला है, ये खाना मांग रहा है, फीड मांग रहा है, या इसको पेम्पर चेंज करना है, ये वो वाला रोना है, सही या इसको नींद नहीं आ रही, वो वाला रोना है, सही या ये किसी वजह से बेजार है, वो वाला रोना है, या इसको चोट लगी है या डर गया है, तो वो वाला रोना है। इस रोने की भी 100 किस्म, बिल्कुल हजारों किस्में हैं। जो ये इस काम में माहिर होते हैं ना, इस्तिलाही माना भी वो समझते वो हैं, समझते हैं वो समझते हैं। हाँ अब हम तो कहेंगे ठाठ माने दरिया, बिल्कुल लेकिन जो मौसीकी का काम करते हैं ना, वो इसकी कैफियत को समझते हैं कि ये कौन सा दरिया है, सही ये कौन सा ठाठ है, ये कौन सी किस्म है, इसकी कैफियत क्या है, इसका चलन क्या है। सही देखिए ना, जब हम राग में सिर्फ सरगम नहीं होती है, राग में बहुत सी कई और चीजें भी होती हैं। राग ये नहीं गाना। एक मैं आपका वो आपकी जो गलत फहमी है ना, वो निकाल दूं। आप क्लासिकल मौसीकी के बारे में बहुत से लोगों के जहन में अजीब तरह की मीनिंग्स बैठी हुई है, ये बड़ी समझने की चीज़ है, और डरे हुए हैं हम लोग क्लासिकल मौसीकी के लफ्ज़ से। यार मैं मुझसे नहीं होगा, क्लासिकल मैं कैसे करूँगा, हैं, मुझे तो कोई गाना सिखाएं। आप मुझे पहले ये बताएं कि क्लासिकल मौसीकी के बारे में आप क्या समझते हैं, आपको क्या है, क्या क्लासिकल मौसीकी, आप बताएं निशा। सर वैसे तो ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि सरगमे हों और वो Exactly. गाने हों, लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि वो अपने हिसाब में तरतीब में हो, और क्या नाम है उसकी कोई मतलब आप क्या समझते हैं? सर जिस तरह आप गज़ल होते हैं या लाइट म्यूजिक जिसमें यूज़ होती है, आप क्या समझते हैं? अखलाक, सर वही जो भाई ने बात की, आप क्या समझते हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे? म्यूजिक के बारे में नहीं, आप एक अपने आइडिया, आपने मौसीकी तो सुनी होगी ना, मौसीकी तो सुनी रहे होते हैं ना। सॉफ्ट होती है गज़ल। हमारे यहाँ मैं बताऊं कि हमारे यहाँ उर्फ़े आम में, दूसरे लफ्ज़ों में, क्लासिकल मौसीकी को हम समझते हैं पक्का राग, पक्का वही ना, पक्के राग गाने वाले। पक्का ये तो भाई ये अगर पक्के राग गाने वाले तो बाकी कच्चे राग हैं क्या, जो गज़लों में होते हैं, जो गीतों में होते हैं, वो कोई कच्चे राग, वो भी तो इन्हीं रागों में से। क्लासिकल मौसीकी की मीनिंग है क्लासिफाइड, जिसकी कोई क्लास हो। क्लासिफाइड यानी दर्जाबंद। सही इसमें कई तरह की मौसीकी होती हैं, सिंफ होती हैं। मिसाल के तौर पर शायरी में सिंफ होती है गज़ल की, काफ़ी की, ट्राइका, हाइका, नज़्म, ये सब। तो बिल्कुल इसी तरह से मौसीकी के अंदर
सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल जो सिन्फ है वो है ध्रुपद, जिसमें पाकिस्तान में इस वक्त मुझे कोई नज़र नहीं आता ध्रुपद जो गाता हो। मियाँ तानसेन जो है वो ध्रुपद गाते थे। उसके बाद ख्याल गायकी, ख्याल तो बहुत से लोग गाते हैं। ख्याल के बाद ये मौसीकी होती है लाइट, उसके बाद ठुमरी, कजरी भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ठुमरी के बाद फिर नंबर आता है गज़ल का, फिर गीत हैं, फिर फोक गाना। आजकल फोक गाने का मौसम ज़्यादा है, बिल्कुल सारे लोग फोक पे लग गए, सूफी बन गए। बिल्कुल। उनको मालूम नहीं कि फोक गाना होता क्या है, लेकिन कानों में बालियां डाल के और बड़े नाखून रख के, बड़े वो चोटियां बांध के, वो समझते हैं चुटिया, बिल्कुल। और वो अपनी जीन्स को यहाँ से फाड़ के वो सूफी बन के खड़े हो जाते हैं। यानी ना हमको सुर का पता होता है, ना लय का पता होता है, ये हम सूफी गा रहे हैं। तो ये क्यों हुआ है कि पहले जो मौसीकी थी वो थी सुनने की चीज। क्या थी? सुनने की चीज। फिर देखने की चीज। जब तक मौसीकी वीडियो में ना हो तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये वजह है ना। बिल्कुल। आवाज अब कौन सुनता है? अब चेहरा देखते हैं। अगर लड़की गा रही होती है तो उसको पसंद भी, भले गाना उसका कुछ भी ना हो, लेकिन अगर कोई पक्का रियाजत करके मेहनत करके मैदान में उतरा हो तो उसको समझने वाले भी बहुत कम होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बिल्कुल इसमें मायूस होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके काम को थोड़े लोग समझें, लेकिन समझ कर समझें, वो अच्छा है। वो ज़्यादा अच्छा है कि लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं और वो आपसे बेवकूफ़ बन रहे हैं। ऐसा ना हो जिस तरह आजकल का ट्रेंड चल निकला है। तो ये जो ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, ये सारा कुछ जो है ये सब सिन्फें हैं। सही। ये दर्जा बंदी है, यानी पहला दर्जा उसका ये है सबसे बड़ा। उसके बाद फिर ख्याल है, फिर ठुमरी है, फिर कजरी है, फिर गज़ल है, फिर फोक है, फिर गाना है, फिर अरफाना कलाम है, फिर उस फोक में भी कई किस्म हैं। बिल्कुल। यानी फिर बैत होते हैं, फिर दोड़े होते हैं, हज़ारों किस्म की सिन्फें हैं। लेकिन ये सारा का सारा एक जो मजमुआ है इसको हम बिल्कुल। क्लासिकल मौसीकी बोलते हैं। क्लासिकल यानी क्लासिफाइड मौसीकी, कोई इसमें डरने वाली बात इसका- नहीं है। ये जो गज़ल है वो भी क्लासिकल मौसीकी है, इसका मतलब जो नॉर्मल गीत है वो भी क्लासिकल वो भी म्यूजिक में ही है। क्लासिफाइड है ना वो। ये यही हाँ। एकदम। तो ये डेफिनेशन समझनी ज़रूरी है बहुत, कि क्लासिकल मौसीकी से हम कहते हैं ना यार क्लासिकल मौसीकी गाओ या सीखो, तो वो डर जाता है, नहीं सर उससे क्लासिकल नहीं होता। वो समझ रहा होता है कि मुझे ताने पलटे मारने होंगे, ताने पलटे मारने का वो 3 दिन का तो काम है ही नहीं ना। तो इसको समझने के लिए भी जो है ना सालों लग जाते हैं, करना तो फिर आगे की बात है। तो आज का लेसन इसी पे इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह ताला। फिर कल अगले लेसन में फिर आपसे फिर अगले टॉपिक में के साथ आपसे बातचीत होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।